सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि सर ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आखिर है क्या, जिसपे अभी इतनी सारी बातचीत हो रही है सर? देखिए शर्वानी, सबसे पहला चीज़ तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये सब मसला बहुत पहले से चल रहा था। इंटरनेट पर जो इतना डिबेट डिस्कशन चल रहा है कि अब एलिजिबल हैं नहीं एलिजिबल हैं, कोर्स करना चाहिए नहीं कोर्स करना चाहिए, इन डिबेट्स में हम बाद में आएंगे। पहले थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो यार, 2015 से पहले ऐसे भी बीएड वाले इन सब चीज़ों में एलिजिबल नहीं हुआ करते थे। इनफैक्ट 2015-16 से पहले तो बीएड भी 1 साल का होता था, उसके बाद बीएड 2 साल का हो गया। फिर अब कहा जा रहा है कि 12th के बाद से जो है आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा, बीएड 4 साल का होगा। तो ये सब चेंजेस टाइम टू टाइम चलते रहते हैं, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। और बहुत पहले बीएड वाले ऐसे भी प्राइमरी का एग्जाम देने के लिए नॉट एलिजिबल हुआ करते थे, तो बीएड का बच्चा कभी प्राइमरी के लिए ऐसे भी जाता ही नहीं था। वो तो बाद में तमाम ऐसे जो गवर्नमेंट की संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पर टीचर्स की दिक्कत होने लगी थी, तो उन्होंने ही एनसीटीई को रिकमेंड किया था कि बीएड के बच्चों को भी हम बेसिक एजुकेशन वाले में ले सकते हैं प्राइमरी वगैरह में। तो उसके बाद ये अलाउ किया गया था। फिर राजस्थान में एक मसला हुआ, कोर्ट केस वगैरह चला गया मसले में। अब उसके बाद उस मसले में ये निष्कर्ष पर निकला है कि नहीं भाई, जो बीएड वाला बच्चा है वो प्राइमरी की टीचिंग में एग्जाम नहीं दे सकता है। तो उसी को कोर्ट ने बस फाइनल डिसीजन दे दिया कि हाँ, अब इस पर एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि बीएड का व्यक्ति पीआरटी के लिए 1 to 5 के टीचर के लिए, प्राइमरी टीचिंग के लिए नॉट एलिजिबल है। सर ये तो बात हो गई कि बीएड का बच्चा किस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन इससे पहले जो हमारी बातचीत हो रही है बीटीसी पे या हम्म। फिर डीएलएड पे, तो हम्म। क्या आप हमें थोड़ी सी हाईलाइट करोगे कि बेसिकली बीटीसी या बीएड में क्या बेसिक डिफरेंस है, ओके और ओके। बीटीसी का बच्चा किस कोर्स में एलिजिबल है या किस कोर्स में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है टीजीटी और पीजीटी के भी आधे आने वाले कोर्सेज की। सो देखिए, तो बीटीसी क्या है? बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। ये आपको यूपी वगैरह में ज़्यादा सुनने के लिए मिलेगा, बीटीसी बीटीसी। नॉर्मल जो दिल्ली वगैरह का कोई ऑडियंस होगा तो उनको इसका रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। वहाँ पर बेसिकली ये डीएड होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन कह लो। बेसिकली इन शॉर्ट अगर समझें तो जैसे देखा करो, किसी भी डिग्री में क्या होता है ना, एक हायर डिग्री होती है और एक डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा अमूमन क्लास 12 के बाद भी आप कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द डिप्लोमाज में यही होता है। तो शिक्षा जगत में भी ना, जो डिप्लोमा होता है या कह लो जो डिप्लोमा लेवल का कोर्स है या डिप्लोमा लेवल का जो सर्टिफिकेट है या कोर्स है, वो बेसिकली क्लास 12 के बाद होता है। तो ये बीटीसी क्या है ना, बेसिकली एक डिप्लोमा लेवल का ही है। बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है बेसिकली है क्या कि ये डिप्लोमा लेवल का स्तर का डिग्री है। जो बीएड होता है वो बैचलर इन एजुकेशन होता है, समझ रहे हो, बैचलर लेवल का डिग्री है। तो लेवल वाइज डिफरेंस है। जैसे मान लो कोई बच्चा इंजीनियरिंग करता है, कोई बच्चा उसी चीज़ में डिप्लोमा करता है, उससे और छोटा कोई रहता है आईटीआई करता है, उसका कोई एमटेक करता है। वैसे टीचर के फील्ड में क्या होता है, लोग डीएड बीटीसी बीएलएड ये सब करते हैं। बीएड कहीं ना तो कहीं उससे थोड़ा सा सुपीरियर डिग्री है और हायर क्लासेस में पढ़ाने के लिए होता है। उससे और सुपीरियर चले जाओगे आप तो एमएड होता है। तो इसमें भी अलग अलग हायरकीज बना हुआ है, आप जा सकते हो पीएचडी इन एजुकेशन भी कर सकते हो। तो बेसिकली बीटेक इसी क्या है, एक डिप्लोमा लेवल का डिग्री या कह लो क्वालिफिकेशन है, जहां पर अमूमन क्वालिफिकेशन क्लास 12 के बाद ही डिसाइड होता है। और इस तरह के कोर्सेज 2 साल के होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में। ओके सर, अभी आपने अपने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि बीएड का बच्चा प्राइमरी लेवल पे कभी एलिजिबल था ही नहीं, ये चीजें हमें बहुत पहले से ही क्लियर थी। लेकिन अभी फिर सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर जजमेंट की क्या नीड आ गई? अगर बीएड के बच्चों को ये क्लैरिटी पहले से थी कि वो पीआरटी के जितने भी कोर्सेज है उसमें वो बीइंग अ टीचर नहीं एलिजिबल है, तो इस कोर्स की या इस पर्टिकुलर जजमेंट की इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या नीड आ गई सर? देखिए मैम, एज फार एज कंसर्न है कि क्या नीड आ गई, तो इसका कोई जवाब नहीं होता कि क्या नीड आ गई। फैसले का एक समय होता है, जब भी कोर्ट का अपना काम कंप्लीट हुआ भाई डिसीजन आ गया। मैं अगर बात को बहुत पीछे से ले चलूँ कि मुद्दा शुरू क्यों हुआ, देखिए होता क्या है ना, एक मैं यूपी बिहार जो मेजॉरिटी जो बड़े स्टेट्स हैं उनका एग्जांपल लें या हरियाणा का एग्जांपल ले लें। तो यहाँ क्या होता था कि पहले आप बीएड करते थे, फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम पास करते थे। तो वो सिर्फ एक महज क्वालिफाइंग एग्जाम होता था कि तुमने बीएड किया, फिर यूपी टीईटी पास कर लिया, बिहार में बीएड किया, बिहार टेट पास कर लिया, ठीक है, हरियाणा में बीएड किया, हरियाणा टेट पास कर लिया, उससे नौकरी नहीं मिलती थी, ठीक है। लेकिन राजस्थान में क्या होता था ना, अगर तुमने रीट का एग्जाम पास कर लिया तो तुमको जॉब भी मिलता था। तो जब राजस्थान में वैकेंसी आई ना, तो वहां पर इसी बात पर डिबेट डिस्कशन छिड़ गया। इस बात को समझो, बीएड के बच्चे को अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम देने के लिए हम एलिजिबल कर दें, तो इससे बीटीसी और डीएड वालों को कोई दिक्कत ही नहीं होगा, जहां जाओ तुम भी सीटेट दे लो, अनटिल अनलेस कि आप उनके नौकरी में घुस जाओ, ठीक है। ये प्रॉब्लम ही इसीलिए शुरू हुआ, और ये प्रॉब्लम इसीलिए राजस्थान से शुरू हुआ क्योंकि वहां पर रीट पास करने वाला बच्चा
टीचिंग के लिए जॉब के लिए एलिजिबल हो जाता है, मतलब एलिजिबल नहीं होता है, मतलब जॉब में सिलेक्शन हो गया, रीट पास कर ली और रीट के बेसिस पर ही, रीट के मेरिट के बेसिस पर ही जितने नंबर ऑफ सीट हुआ करते थे आपको जॉब मिल जाती। ठीक है, आपका रीट में जो भी स्कोर है उस बेसिस पर आपको जॉब मिल जाती। कोई बच्चा सीटेट में 150 में 135 नंबर पाया हो तो इस बेसिस पर उसको केवीएस में जॉब नहीं मिलता है कि तुम 135 पाए हो, रीट में मिल जाता था। इसीलिए डिबेट डिस्कशन शुरू हुआ। और इसमें एक चीज़ और है, एक दूसरा बात ये भी उठ रहा था कि अगर बीएड वाला जब प्राइमरी में एलिजिबल हो जाएगा तो उन डिग्रियों को कोई लेगा ही क्यों, फिर सिंपल ग्रेजुएशन करो और 6 to 8 तक भी एलिजिबल रहो और 1 to 5 तक भी एलिजिबल रहो। ठीक है, ये चीज़ है। सर, जब इस चीज की क्लैरिटी पहले से थी स्टूडेंट्स को कि वो 6 से 8 के लिए एलिजिबल है, तो इतनी ज्यादा भगदड़ क्यों है? जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया, जो भी चैनल्स है, जैसे हम लोग भी बीएड को कवर कर रहे हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन हो या फिर हम लोगों का इंस्टाग्राम हो पर्सनली, वहां पे बच्चों का ऐसे आ रहा है कि हम लोग अब क्या करेंगे। ऐसा कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में उठा ही क्यों है, अगर पहले से चीजें क्लियर थी? देखिए मैम, ये कन्फ्यूजन एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाला कन्फ्यूजन है, सिंपल सी बात है। निगेटिविटी मार्केट में बहुत इजीली बिकती है। ठीक है, कभी भी बीएड वाला बच्चा पहले प्राइमरी के एलिजिबल नहीं था, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस वजह से बीएड किया या ये सोच के बीएड किया कि अच्छा हम 1 to 5 तक एलिजिबल है इसलिए हम बीएड कैटेगरी परस्यू करने जा रहे हैं। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिसने कोई भी फॉर्म या एग्जाम का फॉर्म फिल करते समय इस क्लॉज को ढंग से पढ़ा भी। देखिए मैम, आयोग इस बात को लेकर बहुत क्लियर थे कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। आप केवीएस वगैरह का एडवर्टाइजमेंट उठा के देख लीजिए, साफ सुथरे शब्दों में लिखा रहता था नीचे कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसका जो भी फैसला आएगा हमारा रिजल्ट उसी बेसिस पर डिपेंड करेगा। और एक कंफ्यूजन जो इसमें उठ रहा था कि कुछ लोग ये भी इंटरनेट पर अफवाह फैला रहे हैं कि कोई भी कानून जब आता है तो उससे पहले के लोगों को इम्पैक्ट नहीं करता है, उससे बाद के लोगों को इम्पैक्ट करता है। नहीं भाई, ये कोई कानून नहीं आ रहा है कि आज से कोई एक नया सरकार ने जो है पार्लियामेंट से पारित होकर कोई नया कानून आ रहा है कि आज से पारित हुआ तो उसके बाद से लोगों को इम्पैक्ट करेगा। ये मसला पहले से चल रहा था। और तो और जितने भी जॉब एडवर्टाइजमेंट और रिक्रूटमेंट रहे हैं वहां पर साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि ज्वाइनिंग से पहले जो भी इस पर निष्कर्ष होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो आपके जॉब को इम्पैक्ट करेगा। और आप उस पर साइन किए हो, आप साइन किए हो, आप नीचे फॉर्म में बस मजाक में एक्सेप्ट कर लेते हो ना, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी इज करेक्ट, और ये सारा कुछ बिना पढ़े। हाँ, तो अब जब तुम जाओगे तो वही उसके मुंह पे चिपका दिया जाएगा, भाई देखो तुम ही टिक की हो। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस एग्रीमेंट है, आई एक्सेप्ट, उसके बिना यूज नहीं कर सकते हो। तो उस समय जॉब की जरूरत थी, आपने आई एक्सेप्ट का बटन दबाया और वहां पर ये बात लिखी हुई थी। आपको ज्वाइन कराते समय उन्होंने लिख किया था, आपको पता है ज्वाइनिंग लेटर में जब देते हैं तब भी लिखे रहते थे बीएड वालों को कि भाई ये टर्म्स कंडीशन आप ओके की हो तो जो पुराने लोग हैं उन पे भी इम्पैक्ट होगा। हाँ, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, जिनके समय पर ये इम्पैक्ट वाली बात लागू नहीं हो रही थी, उन लोगों को ये चीज इम्पैक्ट नहीं करेगा। अभी इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया, लेकिन एक और बीटीसी से रिलेटेड एक बच्चों के माइंड में आ रहा है जिन्होंने बीएड कर रखा है। पहले क्या हो रहा था कि अगर आप इस वाले वर्डिक्ट के पहले की बात करें तो बीएड करके 2 साल के अंदर 6 महीने का बीटीसी का कोर्स करवा दिया जाता था। अब यहाँ पे बच्चों के माइंड में आ रहा है कि ये जो बीटीसी का कोर्स है कितने साल का है, क्या हम लोग ये बीटीसी का कोर्स कर ले तो क्या प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? यस, अगर अपने लेवल पे कर ले यस 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 यस, बिल्कुल और एलिजिबल हो ये जाएंगे। कोर्स कितने टाइम का होगा? बिल्कुल नहीं, वो 2 साल का ही होगा। वो जो ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं, आज तक किसी संस्था ने ब्रिज कोर्स कराया ही नहीं है, आज तक किसी संस्था ने नहीं कराया है। एक्चुअली हुआ क्या, जब बीएड वाले बच्चों को ये कहा गया कि तुम प्राइमरी का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो, तो फिर ये भी तो प्रश्न उठा कि क्या वो जो सीनियर स्कूल का टीचर है, क्या वो बेसिक बच्चे को पढ़ाने के लिए जो है लायक है कि नहीं है। देखिए, इस पर कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि 90% लोग अपनी काबिलियत पे बात नहीं करते हैं। उनके लिए वो सिर्फ एक नौकरी है कि हमको मास्टर का नौकरी दे दो और हमको 40,000 रुपये सैलरी दे दो प्राइमरी टीचर के नाम पर। उनको सरकार का विजन, खुद का विजन, टीचिंग का जॉब है क्या, ये सब उनको उससे कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे आप मेरे को कह दो क्लास 1 to 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, आई एब्सोल्युटली सरेंडर। मेरे को पढ़ाना ही नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकता छोटे बच्चों को, मेरे बस का ही नहीं है। अब मान लो मुझे तुम जॉब के लिए एलिजिबल कर दिए, तो मेरे जैसे बहुत हो सकते हैं, तो वो जब 1 to 5 की क्लास में जाएंगे तो पढ़ाएंगे ही नहीं। वो अपना किनारे, मतलब उनके अंदर वो टेम्परामेंट नहीं रहेगा पढ़ाने वाला। तो उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा भैया हमको ले जाओ किनारे, पहले मेरा ट्रेनिंग करो कि छोटा बच्चा ऐसे ही बिहेव करता है। ठीक है, वो आएगा कहेगा मैम वो मेरे टिफिन में से चम्मच निकाल लिया है, हम क्या करें।
ठीक है, मेरे से बोला भाई हाथ से खा ले। नहीं, आपको ये नहीं कहना, उनको जाके बात उनको सुनना है, बैठना है, बात करना है। एक ट्रेनिंग का मैं बता रहा हूँ, ट्रेनिंग से मेंटल कैपेसिटी पे क्या डिफरेंस पड़ता है। तो तो आयोग ने ये कहा कि अच्छा ठीक है, अगर बीएड वाले बच्चे को हम प्राइमरी टीचिंग के लिए ले रहे हैं तो जो भी आयोग एग्जाम कराएगा, आयोग से मतलब ये है कि कहीं पर केवीएस है, कहीं पर एनवीएस, एनवीएस तो नहीं, कहीं पर DSSB है, कहीं पर उत्तर प्रदेश में प्राइमरी का है, कहीं पर बिहार में प्राइमरी का है, तो वो क्या करेंगे, खुद ही 6 महीने के बच्चों को कोर्स करा देंगे कि देखो तुमको छोटे बच्चों को कैसे ट्रेन व्रेन करना है। लेकिन ये कागजी बातें हैं, ठीक है। जमीनी स्तर पर जो संस्थाएं बातें कहती हैं, उनके पास भी खुद इतना ह्यूमन रिसोर्स और कैपेसिटी नहीं है, और उतना कोई पॉलिटिकल विल भी नहीं है कि 6 महीना तक अगले का दिमाग बैठ के वो पॉलिश कर रहे हैं कि भाई तुम छोटे बच्चे को पढ़ाने लायक हो जाओ। दे आर लीस्ट कंसर्न। तो कभी ऐसा हुआ नहीं था, इनफैक्ट केवीएस में भी नहीं हुआ था, कोई ट्रेनिंग उन्होंने नहीं कराई थी। केवीएस की लास्ट भर्ती आई थी दिसंबर 2018 में, उसके बाद आई थी दिसंबर 2022 में। इसके साथ ही ना हमारा 2 सवाल आता है। पहला कि जो बच्चे इस साल बीएड करने जा रहे हैं, क्या उन्हें इस पर्टिकुलर जजमेंट से डरने की जरूरत है? क्योंकि कोई भी बच्चा अगर बीएड कर रहा है ना, तो वो अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके चलता है कि आने वाले समय में कोई भी टीचिंग रिक्रूटमेंट आएगी रिगार्डिंग केवीएस, एनवीएस या DSSS में, तो वो टीजीटी को टारगेट कर रहा है या पीआरटी को टारगेट कर रहा है। मोस्टली बच्चे पीआरटी को करते हैं, रीजन बहुत ऑब्वियस है कि पेपर्स वगैरह के जो लेवल होते हैं वो ईजी होते हैं। बहुत से बच्चे इस साल ऐसे हैं जो बीएड कर चुके हैं और वो DSSB के पीआरटी को ही टारगेट कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स को? देखिए, क्वेश्चन को मैं 2 हिस्से में डिवाइड करूंगा। जैसा आपने पूछा कि सर जो बीएड वाला बच्चा नया एडमिशन ले रहा है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यार निगेटिव न्यूज जैसे मैंने कहा कि आग की तरह फैलता है। कितने बच्चे हैं जो बीएड में अपना एलिजिबिलिटी चेक करके एडमिशन लेते हैं कि हम कहाँ पर एलिजिबल हैं? सब पहले बीएड कर लेते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे डिस्टेंस से डिग्री कर लेते हैं, 3 साल पूरा BSc कर लेंगे, MA कर लेंगे, MSc कर लेंगे। MSc तो खैर हार्डली किसी जगह से होता है डिस्टेंस में, वो कर लेंगे। फिर उसके बाद आएंगे, जानते हो क्या कहेंगे? सर मैंने अपना डिग्री डिस्टेंस से ले रखा है, एम आई एलिजिबल फॉर द जॉब? क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? अबे तो तुम 3 साल तक डिग्री ले रहे थे, तब तक तुम्हारी चेतना एक बार भी नहीं जागी कि एम आई एलिजिबल और नॉट। कंप्लीट कर ली तो अब तुम्हारी चेतना जाग रही है, अब तुम इंटेलेक्चुअल बन गए हो। तो उसी तरह जैसे बीएड करने वाले हैं, सर अब तो बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। अच्छा, उसके पहले पता क्या बात करते थे मेरे से? सर हम तो बीएड किए हुए, हम प्राइमरी में पढ़ाने क्यों जाएंगे? तो देयर इज वास्ट अमाउंट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, आप उधर फोकस करिए। ऑलरेडी 2015-16 से पहले नहीं होता था, और हाँ पिछले 3-4 साल में जब से ये लागू हुआ है ना, तो कोई बहुत वैकेंसी आई भी नहीं। ठीक है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो उनके पास जो वैकेंसीज या कुछ भी आई भी ना, वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत लिमिटेड। रिक्रूटमेंट ही नहीं हुआ है पिछले 5 साल में। हार्डली कोई जगह होगा जहां ढंग का कुछ मैसिव लेवल पे कोई रिक्रूटमेंट हुआ हो, तो उससे बहुत लिमिटेड लोगों का रिक्रूटमेंट ही हुआ है। तो किसी भी बीएड के कैंडिडेट को इस बात का पहले से एहसास भी नहीं था। अगर वो जेन्युइनली डिस्कशन देख रहा है, इस बात को सोच रहा है क्या बीएड के बच्चे पर इंपैक्ट करेगा, क्या मुझे इस साल एडमिशन लेना चाहिए, बाय गॉड वो महीने भर पहले अपने माइंड का स्टेटस चेक कर ले। उसके बाद पता भी नहीं थी कि हम प्राइमरी के लिए एलिजिबल किस बेसिस पर है, और एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा रहता है, 2015 से पहले क्या होता था। अब वो आ गया है तो मार्केट में क्योस और न्यूज ये सब बिकता है, तो अब बिकने के लिए क्या, आओ आप तो एलिजिबल नहीं है, क्या ये करना सही रहेगा मेरे लिए? हाँ, तो क्या नहीं करोगे तो अगले दिन से न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो जाओगे या रॉकेट साइंस में काम करने लगोगे, ऐसा कुछ है। और पहले भी जो लोग कर रहे थे, क्या वो बेवकूफ थे उसके पहले जो बीएड कर रहे थे? अरे सारे बीएड के कॉलेजेस तो 2010, 12, 15 के पहले खुले हुए हैं, तो लोग बीएड करते थे तभी लोग जाके कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि देखिए बीएड की एलिजिबिलिटी सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी के बेसिस पर डिसाइड मत करो। सारा का सारा प्रॉब्लम ही यही है, क्यों एडमिशन ले रहा है, अच्छा केवीएस में एलिजिबल है कि नहीं है। अरे एलिजिबल होते भी तो भी पता नहीं तुम निकाल पाओगे कि नहीं। ठीक है, 90% लोग तो नहीं निकालते हैं ना गवर्नमेंट जॉब, फॉर्म फिल करते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? तो जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं ना, दे आर टोटली ओके, उनको कोई दिक्कत नहीं। जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर टोटली ओके, उनको कोई दिक्कत नहीं है। एंड एडिंग टू दैट, आज ही मेरे को किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर अब तो एलिजिबल नहीं है, तो सीटेट का पेपर 1 देना ठीक रहेगा क्या कि नहीं? अभी तो इसके पहले एलिजिबल हुआ करते थे, तो तुम कौन सा देके उखाड़ लिए? अगर एलिजिबल है सीटेट के में तो जाके दे लो। जिस तरह से डिसीजन आया उसी तरह डिसीजन पलट भी सकता है। तो बिना बुद्धि के जब आप इंटेलेक्चुअल बनते हो तो आप ऐसी ही बात करते हो, क्योंकि दूसरा साइड तो ये भी है ना, कल कोई डिसीजन कैंसिल हो गया तो
और तुम इस बेसिस पर अपना सीटेट का रिजल्ट डिसाइड कर रहे हो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर तुम सीटेट में एलिजिबल हो, चुपचाप जाके पेपर 1 दो और ढंग से प्रिपेयर करके दो। कल को गवर्नमेंट इस डिसीजन को रिवर्ट भी तो कर सकती है, रिवर्ट कर देगी तब क्या करोगे? फिर तुम्हारा कई दिन तक डिस्कशन चलेगा, वो यार वो तो पहले उन्होंने बोला कि नहीं थे तो इसीलिए हमने दिया नहीं था, अब ये एलिजिबल कर दिए। तो ओवरऑल है क्या कि तुम्हारे लिए न्यूज में तुम अपने आप को ये नहीं देख रहे हो कि मैं कहाँ सेट पर बैठ रहा हूँ, तुम्हारे लिए बस इंटरटेनमेंट है कि अरे अब तो नहीं एलिजिबल रहे, अरे अब तो एलिजिबल हो गए। अगर तुमको सीटेट का पेपर देने के लिए बोला जा रहा है, चुपचाप जाके पेपर दो, ठीक है। यहाँ पर ये भी समझना होगा क्यों कह रहा हूँ देने को। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स में बहुत डिफरेंस है। एजुकेशन इंडिया में जो है क्या कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों रूल बना सकती है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज पर रूल बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है, दोनों में काफी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि केवीएस कभी सीटेट के स्कोर के बेसिस पर अपने रिक्रूटमेंट नहीं करता था, लेकिन राजस्थान सरकार कह सकता है कि हम रीट के स्कोर के बेसिस पर अपने टीचर का रिक्रूटमेंट देंगे। और उन्हीं की बात क्यों करें, बहुत पहले जब ये यूपी टेट का सिस्टम शुरू हुआ था और उस समय मायावती की सरकार हुआ करती थी 2012 के अराउंड, तो उत्तर प्रदेश में ही जो मास्टरों की भर्ती हुई थी वो टेट के स्कोर पर हुई थी, यूपी टेट के स्कोर पर किया गया था, ठीक है। पूरा भर्ती ही यूपी टेट के स्कोर पर किया गया था कि यूपी टेट, क्योंकि उस समय टेट पास करना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 2011 में टीईटी यूटी का एग्जाम पहली बार आया था, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि यूपी में एक नया एग्जाम आ गया सुपर टेट, तो बहुत लोगों को ये लगने लगा कि अच्छा टेट पास किया उसके बाद सुपर टेट पास करना, बट सुपर टेट कुछ नहीं, सुपर टेट इज जस्ट एग्जाम। जब वैकेंसी रिलीज होती थी तो यूपी में उसी एग्जाम को सुपर टेट कहते थे, ठीक है। तो ये मतलब एक ओवरऑल पुराना सिनेरियो, और ये कभी भी चेंज हो सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट कभी भी अपने लिए अलग रूल और नियम कायदा बना सकती है बिना किसी दिक्कत के। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसलिए नहीं बनाती हैं, सेंट्रल के रूल को इसलिए फॉलो करती हैं क्योंकि उनके लिए भी ईजी होता है, ठीक है, उनके लिए भी ईजी होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं और ऐड करूं यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट का डिफरेंस फील करने के लिए, आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी में क्या होता है। अगर आप यूपी टेट नहीं पास हो और सी टेट पास हो ना, तो उस बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकते हो यूपी में प्राइमरी का। और रिसेंटली बिहार में वैकेंसी आई थी, ये बिहार में भी होता है, हुआ कि कोई तुम बिहार टेट का नहीं पास हो पेपर 1, कोई दिक्कत नहीं है, सी टेट पास हो तो भर लो। पता है हरियाणा में ये चीज नहीं होता है, हरियाणा में सी टेट का स्कोर नहीं वैलिड है, तुमको हरियाणा टेट पास होना है। अब वो हरियाणा अपने अलग से नियम बनाया है, उसको संविधान ने अधिकार दे रखा है, तो कल को कोई स्टेट गवर्नमेंट इस पर कुछ अपना अलग से रूल बना देगा तो तुम ये कहोगे हम सीटेट पास करने जा रहे हैं। तो जब आप एलिजिबल हो तो चुपचाप जाके पेपर दीजिए, पॉलिटिक्स उतना ही करो जितना तुम्हारे भेजे में पॉलिटिक्स समझ में आता हो, ठीक है। लिटरली ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बहुत सारी बातें आपको और चीज़ें समझ में आती। जैसे मैंने आपको 2011-12 का रेफरेंस दिया, और मायावती वाली बात मैंने कही कि उस समय गवर्नमेंट थी, 2011 में सीटेट आया था, या तो आपको इतना फैक्चुअल नॉलेज हो, या फिर 2012 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तब कैसे रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर फॉलो हुआ वापस से। जैसे उत्तर प्रदेश का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंस मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और स्टेट्स में भी सेम सिमिलर पैटर्न पे फॉलो हो रहा है। जब गवर्नमेंट चेंज हुई, वापस से समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने नया नियम कर दिया कि नहीं नहीं मेरिट के बेसिस पर होगा, 10, 12th ग्रेजुएशन और टेट का स्कोर सबका जो है एक परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, आउट ऑफ 100 जो नेट स्कोर बनेगा उस बेसिस पर लेंगे। तो राज्यों में किन बेसिस पर रिक्रूटमेंट होगा, यू नेवर नो। वही बिहार की गवर्नमेंट है, अभी उन्होंने कहा कि 1 से 5 तक के बच्चे के लिए बिहार टेट की जगह सीटेट पास हो तो एलिजिबल हो, ठीक है, डन है। तो ठीक है, तो फिर 9-10th वाले में क्यों कह रहे हो कि सीटेट का पेपर 2 वाला नहीं एलिजिबल है, तब बिहार टेट पास होना चाहिए। तो फिर वहां पर भी तो बोलो कि सीटेट का जो पेपर 2 पास वाला है वो एलिजिबल होना चाहिए, तब वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट्स अपना डिसीजन बना सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, तो आपको एग्जाम देना चाहिए, वो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। और जो भी नए कैंडिडेट्स हैं भाई, तुम्हारे लिए तो सिर्फ तुमको लग रहा है ना कि ऑब्सेशन फॉर सेल्फ इतना है कि तुमको लग रहा है क्या ही होने वाला है। जिनके कॉलेजेस खुले हुए हैं, जिनके करोड़ों करोड़ों का व्यापार चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कम से कम 1000 प्राइवेट बीएड के कॉलेजेस होंगे, तो 1000 प्राइवेट बीएड कॉलेज पे 100-100 का सीट भी कर दें तो भी उनका जो है कई हजार करोड़ का बिजनेस होगा जिन लोगों का इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो तुमको लग रहा है कि सीरियसली दे आर नॉट कंसर्न। लोग उससे पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, और बीएड पे बहुत सारे जॉब्स भी आते हैं जहाँ पर बीएड ही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे अगेन आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो मैं ऐड करूँगा कि उत्तर प्रदेश में एक खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती निकलती है। खंड शिक्षा अधिकारी में सीधे सीधे एलिजिबिलिटी यही होता है कि बीएड होना चाहिए। तो बहुत और जगहों पर भी एलिजिबल होता है, इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू टीचिंग जॉब, बाकी प्राइवेट स्कूल्स तो हैं ही। तो आई डोंट थिंक दैट शुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन। और जब कोई इस तरह की बातें कर रहा है तो भाई इतना बैकग्राउंड भी समझो, नहीं तो बात ही मत करो।
दैट इज हाउ आई बिलीव एक्चुअली। यस प्लीज। यस सर, डेफिनेटली। सर, इसके साथ आप ये ऐड ऑन करना चाह रहे हो या इस पे ये आप क्लैरिटी देना चाह रहे हो कि इस पे स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट टीचिंग रिक्रूटमेंट जो आती है या फिर जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर जजमेंट का? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई जजमेंट तो दिया नहीं कि सभी स्टेट्स पर लागू हो रहा है। प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट्स भाई एजुकेशन इज एन कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स इस पे अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। यस सर। सर, यहाँ पे बहुत से बच्चे ना अब कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज अपनी मानसिकता तौर पे हो रहे हैं कि उन्हें बीटीसी करना चाहिए, डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के बाद टीचर एजुकेशन फील्ड को उन्होंने टारगेट कर रखा है तो भाई वो कौन सा कोर्स चूज करे, इधर दे विल गो फॉर अ डिप्लोमा या फिर वो बीएड जैसे कोर्स के लिए जाए। इस पे आप बच्चों को क्या एनलाइटमेंट दोगे सर? देखिए, सबसे पहले चीज तो अपने माइंड में ये सेट करो कि ये तो हम सिर्फ निगेटिविटी बता रहे हैं, क्योंकि निगेटिविटी बेचने का एक अलग मजा है कि तमाम लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं, ये नहीं एलिजिबल है, वो नहीं एलिजिबल है, सरकार ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। हाँ, तो अच्छे खासे लोग हैं, बिहार टीचर रिक्रूटमेंट का कोर्स चला रहे हैं, XYZ टीचर रिक्रूटमेंट का कोर्स चला रहे हैं, तो बंद कर दो अपना कोर्स। अब नहीं रहा एलिजिबल ना, क्योंकि निगेटिविटी से लोगों में एक पैनिक है, तो लोग खूब देख रहे हैं उस बात को। ठीक है, बंद कर दो। सबसे पहले तो अपना कोर्स बंद करो भाई, अब तो तुम एलिजिबल रहे नहीं, अब तो कोई फायदा नहीं है, बंद कर दो। पहले चीज तो ये चेंज करना चाहिए, अगर जेन्युइनली चेंज करना है तो। सिर्फ निगेटिव मत देखिए। आप इमेजिन करो कि आप शेरवानी बीटीसी किए हो और आप डीएड किए हो, आप इस फैसले से खुश हो कि नाराज हो? हाँ, मतलब यस, मैं प्राइमरी में एलिजिबल हूँ। कंपटीशन कम हो गया, सारे बीएड वाले से खत्म, तो खुश है ये। तो जी। इसका डिसीजन का एक अच्छे खासे मासेस को पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, उस पर भी तो बात करो कि आप इमेजिन करो ना कि जो डीएड किया हुआ है, जो बीटीसी किया हुआ है, जो डीएलएड किया हुआ है, जो बीएड किया, उनको कितनी खुशी वाली बात है उनके लिए। ठीक है, उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया ना कि सारे बीएड वाले भाई एक साथ बाहर हो गए। अगर उनका कट ऑफ 200 में 130 नंबर जा रहा था तो बाई गॉड इस बार 90 ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो पहले वो 12th पास किया था, किसी तरह घींच घाच के उसने डीएड किया था। यहाँ क्या है, अच्छे खासे जगह से लोगों ने बीए किया, एमए किया, बीएससी किया, एमएससी किया, ठीक ठाक जगह से बीएड किया, तैयारी किया। अब वो फाइट किससे कर रहा है जो 12th के बाद सिर्फ जो है डीएड किया है, जिसे अचानक से भारतीय राष्ट्रपति के नाम बोल दे तो कहेगा कोई मुर्मू है शायद, वो ऐसे बताएगा। और वो अगला जो तैयारी कर रहा है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा सेक्रेटरी और लोकसभा स्पीकर से लेकर सबका नाम याद रखा हुआ है, तो उससे जो कंपटीशन भी था। तो आप एक बार इस नजरिए से भी सोचिए कि भाई अगर हम डीएड किए हुए, हम बीटीसी किए हैं, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, हम हो गए। अब जो आपका ये क्वेश्चन है कि सर एज ए स्टूडेंट क्या करें, यार वही करो जो पहले होता था। 2015-16 से पहले तो लोग बीएड करते ही थे, क्योंकि हायर क्लास में टीचर बनते थे। ठीक है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है, क्लास 11-12 में आपको बीएड करना जरूरी है। आपको 6 to 8 बनना है, आपको बीएड करना जरूरी है। आपको 8 to 10 टीचर बनना है, आपको बीएड करना जरूरी है। तो ये तो पहले भी जरूरी था, इतनी सारी चीज़ों में आप एलिजिबल हो। बहुत सारे हायर एग्जाम्स आते हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट में जो हायर पोस्ट आते हैं वहाँ पर आप एलिजिबल रहते हो। आप इस नज़रिए से करो। और दूसरा, अगर इन शॉर्ट कोई 12th का बच्चा देख रहा है कि हम क्या करें, भाई ना तुम बीएड करो, ना तुम डीएड करो, ना तुम बीएलएड करो, ना तुम जो है डीएलएड करो, तुम इस सब छोड़ दो। तुम चुपचाप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जो 4 ईयर का बीए बीएड होता है, बीएससी बीएड होता है, वो करो। 4 साल में ग्रेजुएट भी हो जाओगे, टीचर एजुकेशन के फील्ड में एलिजिबल भी हो जाओगे, और आने वाले समय में सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसी पर सेट होंगी। क्योंकि अब जाके सरकार की चेतना थोड़ी सी जागी है कि शिक्षा व्यवस्था का भी हमको विस्तार करना है। तो जिस तरह से इंजीनियरिंग के फील्ड में इंजीनियरिंग सर्विसेज की बहुत सारे एग्जाम्स होती हैं, मेडिकल में मेडिकल सर्विसेज की बहुत सारे एग्जाम्स होती हैं, उसी तरह टीचर को भी एक पैरेलल डोमेन माना जा रहा है। जिस तरह सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था, स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, पीसीएस वगैरह का एग्जाम होता है, यूपीएससी वगैरह का एग्जाम होता है, उसी तरह टीचर एजुकेशन भी इंडिया में जितने ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं, एजुकेशन का जो लेवल रिक्वायर्ड है, जिस लेवल के टीचर रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर ये बहुत मैटर करता है कि क्लास 12th के बाद टीचिंग एक पूरा एक अलग डोमेन हो, कि पहले से ही डिसाइडेड हो। तो जो भी 12th के बाद वाले बच्चे हैं उनके लिए ITEP सबसे बेस्ट इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। उन संस्थाओं को पकड़िए जहाँ BA BEd BSc BEd आपको 4 साल में दोनों डिग्री दे दे, डिबेट ही खत्म।
आप एलिजिबल हो हर जगह। ठीक है सर, मतलब ये तो खैर आपने बहुत ही बढ़िया कहा, हमारे जो भी बच्चे जो जस्ट अभी 12th पास करा है उन्होंने। लेकिन सर अब यहाँ पे क्या है ना कि बच्चे पैनिक कर ही रहे हैं, ये आपको मालूम चल रहा होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे बच्चों के सवाल आ रहे हैं और तो यहाँ पे बच्चों का बहुत सा सवाल क्या आ रहा है ना कि इतना सारा कंफ्यूजन और इतना सारा क्योस क्रिएट हो गया है, क्या हमारे लिए आफ्टर ग्रेजुएशन कोई ऐसा सिंगल कोर्स है जिसे करके हम DSSB या सेंट्रल लेवल पे जितनी भी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें हम PRT से लेके PGT तक एलिजिबल हो जाए? देखिए शिवानी, अगेन वही बात मैं कहूँगा, पहले भी ये नहीं होता था कि हर जगह एलिजिबल हो। सिर्फ एक ही जगह एलिजिबिलिटी बची थी कि बीएड वाला बच्चा प्राइमरी में भी एलिजिबल है, और गिनती की कुछ वैकेंसी ही आया आज तक प्राइमरी में। ठीक है, तो बस एक उम्मीद पर सब खुश थे। अब वो उम्मीद बंद कर दिया गया। और रही बात एलिजिबल होने की, कोई भी ऐसा नहीं क्लेम कर सकता है कि हम पीजीटी में भी एलिजिबल हैं, पीआरटी में एलिजिबल हैं, टीजीटी में भी एलिजिबल हैं। सभी संस्थाओं का अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था भारत में कभी इतनी टॉप प्रायोरिटी पर रही नहीं है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाकर कुछ जारी कर दें। बच्चे अच्छे खासे अपना स्ट्रीम चेंज करते हैं। कोई टेक्निकल डिग्री का होता है, BCA वाले हैं, MBA वाले हैं, BTech वाले हैं, ये लोग भी इधर आ जाते हैं। ठीक है, और वो भी इक्वली एलिजिबल होते हैं टीचर बनने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो पीजीटी के लिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही ऑल द वे डिफरेंट है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये बात ही नहीं लागू हो रही कि सर हम ग्रेजुएशन के बाद हर जगह एलिजिबल हो जाएंगे क्या। हाँ, बीएड के बाद आप श्योरली क्लास 5th एंड अबव, आई मीन फ्रॉम क्लास 6th, वहाँ से आप सभी जगह मेजॉरिटी ऑफ द जगह एलिजिबल होंगे। और वहाँ पर आपको सीटेट का एग्ज़ाम अभी भी पास करना होगा। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है उसको जो है बीएड का डिग्री होना जरूरी होता है, सीटेट का एग्ज़ाम पास होना जरूरी नहीं होता है। एक प्राइमरी में वो नॉट एलिजिबल है, और वो कोई बेसिस ऑफ डिसीजन नहीं होना चाहिए। और लास्टली मैं ये भी कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट एडवाइस ना लेने की ज़रूरत है, ना सुनने समझने की ज़रूरत है। हर आदमी यूट्यूब पर एक्सपर्ट बन बन के अपना अपना ज्ञान दे रहा है। ठीक है, कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो। ठीक है, मेरा बस ये कहना है कि आप बेवजह कंफ्यूज मत हो यार। अगर तुमको सीरियसली करना है, करने की काबिलियत है और कर पाओगे, तो सफिशिएंट अमाउंट में एवेन्यूज ओपन है आपके करने भर का। और नहीं कर पाओगे तो 1 लाख वैकेंसी भी आ जाए तो भी नहीं करने वाले नहीं ही कर पाते हैं। सीटेट क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसके बाद भी 10 लाख में केवल 3 लाख पास होते हैं, 7 लाख फेल होते हैं। पेपर 2 में जो है 1,80,000 पास होते हैं, बाकी के 8,20,000 फेल होते हैं। तो जिनको नहीं कर पाना है उनके लिए वो भी बहुत कठिन है। लोगों के लिए टेट का एग्जाम भी बहुत बड़ा मसला है, उसके बाद भी सरकारी नौकरी का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो कहीं ना तो कहीं आपकी काबिलियत ही मैटर कर रही है। सफिशियंट जगह पर पर्याप्त मात्रा में एलिजिबिलिटी रहती है, वो चीज़ कोई डिमोटिवेशन का फैक्टर नहीं होना चाहिए। पहला चीज़। दूसरा चीज़, जब बीएड में एडमिशन ले रहे थे तो इतना तुम कभी सोच के भी नहीं लिए थे कि कहाँ कहाँ पर एलिजिबल बैठते हैं, क्या है नहीं है। दिल्ली बैच के पुराने वेबिनार देखेंगी तो वहाँ पर तो मैं 75 जगह चेतना जगाने की कोशिश भी किया हूँ कि भाई एक बार एलिजिबिलिटी भी चेक कर लो, समझ लो। नहीं तो यहाँ तो बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है कि सर मेरा बीएड में पेडागोजी सब्जेक्ट ये है, तो हम क्या फ्यूचर में ये सब्जेक्ट पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। सर मेरा बीएड में इंग्लिश पेडागोजी है, लेकिन हमको तो वहाँ साइंस पढ़ाने का मन है। बल्कि बीएड का पेडागोजी आपके टीचिंग जॉब की एलिजिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो डिपेंड करता है ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है। तो ये भी क्लैरिटी नहीं रहती है लोगों को अनटिल अनलेस कि वो कोर्स कर न ले। तो मुझे लगता है कि बेवजह के इस डिबेट में नहीं उलझना चाहिए, और जो भी सरकार और आयोगों को करना है वो तो करेंगे। हाँ, विरोध बिल्कुल जता सकते हैं आप। ठीक है, अगली बार जब नेताजी घर पर आए तो फोन लेकर ऐसे सेल्फी खिंचवाने के बजाय जो है चप्पल की माला पहना दीजिएगा कि मेरा लड़का बीएड किया हुआ है, बेरोजगार है, उसको पीआरटी में एलिजिबल कराओ। अगले दिन ही नियम बन जाएगा और चेंज हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, आप उस बात को मुद्दा बनाइए, वो मुद्दा है। और कल को जब रेलवे वाले का मुद्दा था, कल को एसएससी वाले का मुद्दा था, बैंक वाले का मुद्दा था, तो आप देख लो, अगर आपने उनका साथ दिया था तो वो आपका साथ देंगे, और नहीं साथ दिया था, उनको एंटी गवर्नमेंट, एंटी इंडिया, एंटी नेशनल जो कुछ बना रहे थे, तो आज वो तुमको बनाएंगे कि बताओ ये टीचर बनने वाले हैं, विरोध कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो एंड दिस process will go on. So I would suggest for all the students कि you have sufficient opportunities if you want to do. If you don't want to do, sufficient opportunities available होने के बाद आप कुछ कर नहीं पाएंगे. That will be all from my side on this. सर ये तो सारी चर्चाएं हो गई कि BTC सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, लेकिन यहाँ पे थोड़े से अब जो बच्चे जनरल बीएड कर रहे हैं उन बच्चों को आपने बहुत ही बेहतरीन लेवल पे एनलाइटमेंट दी, लेकिन जो बच्चे स्पेशल एजुकेशन से बीएड कर रहे हैं उन बच्चों के लिए सर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से क्या उन्हें स्ट्रेस में आना है, या उन्हें आप किस तरीके से एनलाइटमेंट करोगे, या फिर उन्हें क्या हाईलाइट्स आप देना चाहोगे? देखो, स्पेशल एजुकेशन के बीएड वाले स्टूडेंट्स आर स्पेशल और उनके लिए स्पेशल रूल्स है।
पहले भी रहा है कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI से जो कॉलेजेस अप्रूव्ड होते हैं वहाँ से हैं, स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए रूल्स बनते हैं, तो उनके लिए रूल पहले भी आप अलग देखोगे। लेकिन एक डिबेट जो कुछ दिन पहले छिड़ा था कि कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार में DSSB में हुआ गया था कि एक लड़की जो है स्पेशल एजुकेशन से B.Ed कर रखी थी, तो उसने क्या किया था कि जो नॉर्मल जो रेगुलर B.Ed वाला होता है उस बेसिस पर एक रिक्रूटमेंट निकला, वो सेलेक्ट हो गई, बाद में DSSB ने उसको बाहर कर दिया कि आपका स्पेशल एजुकेशन B.Ed वाला बच्चा रेगुलर B.Ed वाले में नहीं पढ़ा सकता है, नॉर्मल जो B.Ed वाला होता है। तो DSSB ने अपनी जगह पे सही कहा। अब वो कोर्ट में गई। अब देखो, कोर्ट में बैठा हुआ जज का जो पैनल होता है वहां पर भी व्यक्ति ही होते हैं, तो उन्होंने क्या जजमेंट दे दिया कि ऐसा है, नहीं आप इसको बाहर नहीं कर सकते हो, इसको आपको DSSB को लेना पड़ेगा। वो सेलेक्ट हो गई है, वो स्पेशल एजुकेशन से B.Ed की है, तो क्या वो नॉर्मल जो है जो रेगुलर B.Ed वाले बच्चे हैं उनको भी तो पढ़ाने के लिए एलिजिबल है, तो इसको आपको लेना पड़ेगा। अब वो एक अपवाद का केस बन गया। लोग कहना कि आप स्पेशल एजुकेशन वाला भी जो है वो सारे फॉर्म भर सकता है जो नॉर्मल B.Ed वाले रेगुलर B.Ed वाले जो भर रहे हैं। तो देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। देखिए, कोर्ट का फैसला और शासन के फैसले में अंतर होता है। शासन का फैसला सभी पर लागू होता है, न्यायालय का फैसला किसी विशेष परिस्थिति में विशेष व्यक्ति के लिए हो सकता है, ठीक है। तो वो कोर्ट का डिसीजन था उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, वो बेसिस ऑफ वो नहीं हो सकता कि अरे नहीं अब कल से यही नियम लागू हो जाएगा, अब तो स्पेशल वाला भर सकता है। नहीं भाई, नहीं भर सकता। स्पेशल वाला तो नहीं भर सकता था पहले भी। तो स्पेशल वाले के लिए सारे क्लॉजेज और सब कुछ सेपरेटली पहले से चल रहे हैं, और स्पेशल वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं है। सब कुछ जो जैसे चल रहा था वो वैसे ही चल रहा है। ऐसे भी स्पेशल एजुकेटर्स का जितना डिमांड है उस हिसाब से स्पेशल एजुकेटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से स्पेशल एजुकेटर अवेलेबल नहीं है। अगर आपके दिमाग में सिर्फ यही कीड़ा नहीं है कि अच्छा मैं स्पेशल एजुकेटर तभी हूं जब मैं सरकारी नौकरी में हूं, कोई मेरे लिए अलग से वैकेंसी आएगा तब, अगर आप वो जॉब का बेसिस नहीं ले चलते हैं तो स्पेशल एजुकेशन में सच कोई समस्या का विषय नहीं है, पहली चीज़। और एट द एंड ऑफ द डे बात वही आती है कि उनका नियम RCI सेट करती है और सारा कुछ होता है। NCT से भी गाइडलाइन आता है, लेकिन उन पे ये सब फैसला उनके लिए लागू नहीं हो रहा। अगर कुछ चेंज होगा तो अलग से नोटिफिकेशन उस पर आएगा, देन श्योरली वी कैन डिस्कस ऑन दैट। सर यस सर, डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमारे सारे बच्चों को क्लैरिटी भी मिल गई है, साथ ही में आपके लास्ट आंसर से बच्चों को मोटिवेशन भी मिल गया है। तो सर, नाउ वी आर कम ऑन एंड, और एनी लास्ट मैसेज, अगेन एनी लास्ट मोटिवेशन टू आवर एस्पायरिंग स्टूडेंट्स? मुझे लगता है कि ये डिबेट डिस्कशंस बहुत छोटे हैं एलिजिबिलिटी को लेकर, ठीक है। पिछले 2-4-5 साल में जो लोग B.Ed किए हैं उन लोगों को थोड़ा सा ज़रूर दिक्कत होगा, समस्या का समाधान मतलब जो है देखना होगा क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई प्राइमरी वगैरह की एलिजिबिलिटी पर ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास काबिलियत रहेगी, आप सेलेक्ट हो सकते हो, तो ये आपको दिक्कत नहीं क्रिएट करने वाला है। और सरकार इस पे आने वाले समय में अलग से अपना नोटिफिकेशन फिर जारी करेगी, कुछ तो क्लैरिटी आएगा, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से भी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला दिया है, बहुत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकारों ने बदले हैं, तो अगर ऐसा होगा, आवश्यकता आन पड़ेगी तो चेंज जरूर हो जाएगा। बाकी एज ऑफ नाउ जो आपका कोर्स करियर प्लान था, इन सारी बातों से इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए। ग्रेजुएशन के बाद अगर जो लोग B.Ed का प्लान बना रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, करिए। अपने डिग्री और कोर्स के बारे में ढंग से नॉलेज रखिए कि गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, सभी जगह आप अच्छे से सेलेक्ट होकर बेस्ट परफॉर्म कर सको, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आपको इस बेसिस पर कभी इवेल्युएट नहीं करेंगे, आपकी काबिलियत भी इवेल्युएट करेंगे, और अगर आपके पास काबिलियत रहेगी तो श्योरली यू विल गेट सेलेक्टेड। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में दिक्कत हो सकता है।